नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। and ये जो लेक्चर होगा हिंदू में रिजेक्ट का, ये एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, तो ये पार्ट्स में होगा। तो आप इस लेक्चर के यानी कि सेक्शन 5 के सभी पार्ट्स को देख। द फोकस ऑफ द क्लास ऑफ द टुडे इज ओनली ऑन द फर्स्ट क्लॉज that need it is the requirement of this is what neither the party has a spouse at the time of marriage, and you can say in other words the demand of this clause is monogamy, in other words it prohibits bigamy। ये जो क्लॉज 1 है ये क्या कहती है कि किसी व्यक्ति की जब विवाह के समय किसी भी व्यक्ति की पति या पत्नी की उनका कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होना चाहिए विवाह के समय। ठीक, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब उसमें कई इश्यूज आते हैं, इसमें देयर सो मैनी इश्यूज जो कनेक्टेड इश्यूज हैं जिनको हमने समझना है। ठीक, अब एक इशू है रिगार्डिंग कन्वर्जन, इट इज़ रिगार्डिंग द कन्वर्जन। इससे पहले भी कॉन्सिक्वेंस क्या आएंगे अगर व्यक्ति करता है। ये है हमारा दिस इज इसका ये हुई हमारी पहली शर्त, और इसका जो कॉन्सिक्वेंस आपके सामने आता है दैट इज द मैरिज बिकम्स वॉइड अंडर सेक्शन 11। धारा 11 के अंतर्गत ये विवाह शून्य घोषित कर दिया जाएगा, शून्य होगा। और साथ में ही इट शैल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 17 एंड 494 एंड 495 IPC एज वेल। तो ये कॉन्सिक्वेंस है इसका कि अगर आपने इस कंडीशन को वॉलेट किया तो आपकी मैरिज नॉन एग्जिस्टेंट होगी इन द आई ऑफ लॉ। लॉ की नज़र में आपकी जो विवाह है वो शून्य होगा, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। इट मीन्स व्हाट, आप लीगली वेडेड हस्बैंड एंड वाइफ नहीं होंगे। दूसरी बात, अगर आप ऐसा करते हैं 494 495 में आप काउंट हो जाएंगे। 494 के यानी कि बाइगैमी के लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो जो ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो तो अपना करा के बैठ गए, देखा जाएगा दो चार लठ खा लेंगे समाज के, है ना। कुछ समझदार लोग होते हैं वो कन्वर्जन का तरफ ध्यान जाता है उनका, उस तरफ से कोशिश करते हैं। लेकिन एक दो कॉन्सिक्वेंसेस उसको देख लेते हैं कि अगर इस मैरिज के और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो ये कुछ दो केस लॉ हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज़ नोट डाउन, और ये आपको मेंस में काम आएंगे, ध्यान रखना। प्लीज़ नोट डाउन दीज केस लॉज कि और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसमें। दिस इज़ वॉट श्रीमती यमुनाबाई अनंतराव अधव वर्सेस अनंतराव शिवराम अधव। केस का नाम है मैरिज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन विल बी वॉइड, ये तो है ही है। एंड सिंस इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, प्लीज देखिए, एंड सिंस इट इज़ वॉइड एब इनिशियो द वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 of the CRPC P for claims। Please note down this is very important for you to know because this is the next level consequence if you go for such marriage। गर्ल्स ध्यान रखना, ये अपने क्लाइंट को समझाइए, बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, बिगर रिस्क इज दिस। द वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। पत्नी 125 CRPC मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर पाएगी। कौन सी? जो सेकंड वाइफ है। एक इससे कॉन्सिक्वेंस ये हुआ। सेकंड कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो सेकंड वाइफ कैन नॉट इनहेरिट द प्रॉपर्टी एज वेल। जो दूसरी पत्नी है सेकंड वाइफ कैन नॉट इनहेरिट प्रॉपर्टी। केस का नाम भोगाड़ी कन्म बाबू एंड अदर्स, बगीना पायद्रम एंड अदर्स। ये साउथ इंडियन नेम है, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आई मुझे इसमें, तो वही है। तो ये जो टर्म आ रही है वॉइड एब इनिशियो, इसको समझिए। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है, देखिए, एक देयर आर टू वर्ड्स हियर। वन वर्ड इज वॉइड, इसका मतलब होता है शून्य, नॉन एग्जिस्टेंट, मीन्स इट इज नॉट एग्जिस्टिंग। वॉइड है, शून्य है, इट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, मैट्रिमोनियल राइट्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड। एंड द सेकेंड वर्ड इज व्हाट, एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है प्रारंभ से ही, जिस दिन से आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारी शादी हुई थी उसी समय से ये वॉइड है।
The marriage is void since inception. The very moment you are claiming that we married on such date at such point of time, according to this, no, the marriage is void from that day and from that point of time. For example, if you say like this, if someone claims that he married second time, suppose on 1/10/21 at 1 PM, फाइन, ये टाइम है, ये डेट है, तो void ab initio means the marriage is void from this time itself. The marriage never happened in the eye of law. इसका एक अपोजिट है कि becomes void. एक कॉन्सेप्ट है becomes void. becomes void का मतलब क्या हुआ कि at the beginning, in the beginning the transaction was valid, but it became void due to certain other circumstances. Basically we see this concept in Contract Act. Becomes void. So I believe कि अब आप समझ जाएंगे कि ab initio की इंपॉर्टेंस क्या है. Becomes void होता है लेटर स्टेज के लिए, एंड व्हेन वी यूज द वर्ड ab initio, प्रारंभ से, इसका मतलब होता है कि फ्रॉम द इंसेप्शन इटसेल्फ. ठीक है, तो becomes void ab initio. तो इन दिस केस सेक्शन 11 says this will be the marriage void ab initio. void ab initio. तो ये आपके केस लॉज हो गए आपके ये मेंटेनेंस में. तो द वाइफ ऑफ सच मैरिज कैन नॉट इनहेरिट प्रॉपर्टी. वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकती हैं. शी कैन नॉट क्लेम राइट्स इन द प्रॉपर्टी. एंड सेकेंडली, शी कैन नॉट क्लेम द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC. दीज फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस. प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस. तो आई इन्वाइट योर क्वेरीज. अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछिए आप लोग अभी. एनीवन देयर? कम ऑन. सरला मुद्गल कुछ केस लॉज हैं, इनको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या है इसमें. कि अगर कन्वर्जन के इशू में if someone is Hindu and just to marry for the second time he converts to the Muslim without divorcing, without taking divorce, तो what will be the consequence of the second marriage? आप समझ रहे हैं? ऐसे समझिए, एक व्यक्ति A है, ये व्यक्ति A है, he married to W1. Later on he develops intimacy with GF. Now he wants to marry with GF, but W1 is adamant, I will not divorce you. तलाक तुम्हें मिलेगा नहीं. अब ये क्या करेगा? What are the options? या तो उसको भूल जाए, he cannot forget her, और चाहेगा तो हो सकता है ये भूल लेना दे इसको. अब बात वहाँ तक पहुँच चुकी है. तो now the only option is the second marriage. So divorce is not possible. Divorce or not possible. And if you are going for the second marriage, now you will have to see the section 11, section 7 and 494 bigamy. So you are in a fixed position कि you will have to be at the brunt now. Consequences face करने पड़ेंगे आपको. So you are now you come to your this Muslim friend, now he says माशाअल्लाह हम तो 4 बीवियाँ रख सकता है. तो 4 बीवियाँ रख सकता है, तो मैं एक, तो फिर हम बनेंगे अब मुस्लिम बनेंगे अब ये. सो विदाउट डिवोर्सिंग ही इज कन्वर्टिंग टू मुस्लिम. बिना उसको, क्योंकि अगर डिवोर्स मिल गया तो ही नीड नॉट टू कन्वर्ट टू द इस्लाम. कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं है. अगर ज़रूरत कब पड़ रही है? क्योंकि डिवोर्स हो नहीं पा रहा है और दूसरी शादी करनी ज़रूरी हो गई है, अब ये करनी है एनी हाउ. तो व्हाट इज़ द लॉ कि इफ़ ही कन्वर्ट्स टू द इस्लाम, अगर वो इस्लाम स्वीकार कर लेता है, इफ़ ही कन्वर्ट्स टू दैट, तो व्हाट वुड बी द फेट ऑफ द सेकेंड मैरिज? सेकेंड मैरिज विल बी वैलिड और नॉट? जो दूसरी शादी है वो वैलिड होगी या नहीं होगी? और इट विल बी द सेम. कन्वर्जन विल नॉट हेल्प यू.
क्या कन्वर्जन आपकी हेल्प कर पाएगा? इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा इस नेक्स्ट 15 to 20 मिनट डिस्कशन में। तो प्लीज गो टू द केस लॉ सरला मुदगल। The husband having converted himself into a Muslim by adopting Islam, then married another wife. Husband converted himself into मुस्लिम बनाया उसने, by adopting Islam, इस्लाम को उसने स्वीकार किया, and then married another wife, फिर दूसरी पत्नी से उसने विवाह किया। Here the question was whether by conversion the first marriage is annulled or it becomes void, and whether the husband commits the offense of bigamy or not. This is what कि what जो फर्स्ट मैरिज है क्या वो खत्म हो गई? सेकेंड मैरिज जब कर रहे हैं तो वेदर ही इज कमिटिंग बाइगमी और नॉट। दिस वॉज द इशू इन दिस सरला मुदगल केस। और इसमें क्या कहा गया पढ़ लीजिए। द कोर्ट सेड, क्या कहा? द फर्स्ट मैरिज सबसिस्ट, प्लीज नोट डाउन, दिस इज पी फॉर फिल्म्स लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। द कोर्ट सेड दैट द फर्स्ट मैरिज सबसिस्ट्स एंड द हस्बैंड कमिट्स एन ऑफेंस ऑफ बाइगैमी। बाइगैमी का ऑफेंस हुआ ये। सो दिस इज द वर्डिक्ट इन दिस केस, दिस फर्स्ट मैरिज सबसिस्ट्स एंड ही कमिट्स द ऑफेंस ऑफ बाइगैमी। Against this decision, an appeal was filed by the husband and the appeal was disposed of along with the case of Lily Thomas by the Supreme Court. Now the Lily Thomas पर आना पड़ेगा आपको। यहाँ पर कहा गया Lily Thomas के साथ में इसको डिस्पोज किया गया। And now second case in row is what the Lily Thomas. पहले कौन सा केस था ये? सरला मुदगल। सरला मुदगल बहुत इंपॉर्टेंट केस है भाई। Sarla Mudgal case was disposed along with the Lily Thomas. Same question. In this case, the same question arose before the court for consideration. क्या बात हुई थी? Supreme Court observed that the institution of marriage is a sacred institution under every personal law, under the Hindu law. समझिए इसको दिए। कोर्ट ने क्या कहा? क्या कहा कोर्ट ने? क्या कहा कोर्ट ने? इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज ए सेक्रेड सैक्रामेंट, सेक्रेड इंस्टीट्यूशन। यानी किसी भी पर्सनल लॉ में चले जाइए, जो विवाह है वो अपने आप में एक पवित्र इंस्टीट्यूशन है, सेक्रेड इंस्टीट्यूशन है। और हिंदू में तो एक सैक्रामेंट है, संस्कार के रूप में है। अमंग हिंदूज मैरिज इज ए सैक्रामेंट। देयरफॉर अगर इस तरीके से हम सोचेंगे, देयरफॉर ये जो लाइन है ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। Religion is not a commodity to be exploited, it's a matter of faith। ठीक, तो इस केस में, द केस का नाम क्या है? लिली थॉमस। लिली थॉमस ने कहा कि यू शुड नॉट मिसयूज द रिलीजन, यू शुड नॉट मिसयूज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज। मैरिज बहुत सैक्रामेंट चीज है, सैक्रामेंट इंस्टीट्यूशन है, ये पवित्र बंधन है ये, और हर पर्सनल लॉ में है। You cannot be allowed to misuse it. You cannot be allowed to misuse it. This is देखो नाम क्या दिया है, लाइन पढ़िए। Religion is not a commodity. Religion is not a commodity to be exploited. It's a matter of faith. यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने एक वहाँ से एक ड्राइव किया लॉ कि you cannot be allowed to do like that. And the law final settled like is this. When a non-Muslim married according to the religious rite stipulating monogamy, किसकी बात कर रहे हैं हम? एक बात कर रहे हैं नॉन मुस्लिम की। एक अगर कोई नॉन मुस्लिम है और वो उस प्रकार से उसने विवाह किया रिलीजियस राइट से, जो कि क्या प्रिस्क्राइब करता है? मोनोगमी। ही में बी हिंदू और ही में बी ऑफ एनी रिलीजन। व्हाट? तो मोनोगैमी को प्रेस्क्राइब करने वाला कोई भी रिलीजियस पर्सन हो सकता है, वेदर ही कैन बी हिंदू और एनी अदर रिलीजन, ही शुड बी नॉन मुस्लिम। अगर अनाउंस करता है, रिलीजन रिनाउंस करता है, इस्लाम को कन्वर्ट करता है, एंड देन सेकंड मैरिज इज वॉइड। यहां पर आएंगे बस कि आप कौन हैं? सब मैं नॉन मुस्लिम था, ओके। आपने पहला विवाह किया था, येस आई हैव डन, आई वॉज मैरिड वंस। कैसे किया था? एज पर माई रिलीजियस राइट्स।
whether your religion permits for the polygamy, no sir, that prescribes strictly for the monogamy. वो मोनोगमी की प्रोवाइज करता है, ठीक है। तो व्हाट डिड यू डू सर, आई कन्वर्टेड टू मुस्लिम, ठीक है बेटा। फिर आपने क्या किया, फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। अच्छा, दूसरी शादी करता है, मिसयूज करता है इस्लाम का, योर मैरिज इज वॉइड। सो सरला मुदगल एंड लिली थॉमस दोनों ही एक पॉइंट पर आ गए, दिस मैरिज इज वॉइड एंड द, बस सारे कॉन्सिक्वेंसेस वो फॉलो करेंगे और कुछ नहीं है इसमें। द कन्वर्जन डज नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द फर्स्ट मैरिज, दिस इज दिस कि इफ यू आर कन्वर्टिंग टू द मुस्लिम दैट कन्वर्जन विल नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। ऐसा नहीं कि यू कन्वर्टेड एंड दैट मैरिज हैज कम टू एन एंड, ऐसा नहीं होगा। तो दैट विल नॉट कम टू एन एंड। बोलो, बहुत छोटी सी बात थी, वैसे केस लॉ का नाम याद रखना था आपने, कुछ है तो बताइए आपका। बस अगेन, सिंस ए बाइगेमस मैरिज इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 17, तो ही विल बी पनिश्ड लाइक दैट ऑल। तो दिस इज सरला मुदगल एंड द लिली थॉमस, दो केस लॉज हैं। अब मैं आपके केस पर आता हूँ कि जो आपने डिस्कस किया मुझे, है ना। मैं मैडम क्या को लेता हूँ सर, एक यूट्यूबर है हिंदू, उसकी 4M फॉलोअर हैं, उसने सेकंड मैरिज के आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू मुस्लिम, अच्छा पहले कन्वर्ट हुआ फिर सेकंड मैरिज की, जैसा अपना केस है, एंड दोनों बीवी के साथ मजे से रहता है। ओके, तो क्या सर सेकंड मैरिज वॉइड नहीं होगी एज कन्वर्जन सिर्फ मैरिज पर्पज से? इसको मैं पहचान रहा हूँ, किसी नाम लिया शायद, अरमान मलिक की बात कर रही हो ना। तो पहले तो हिंदू कहाँ, मुझे लगा 4M लॉ के टीचर की क्या, हाँ अच्छा, वो उसके दोनों बीवी हैं उसके यूट्यूबर की, दोनों वाइफ है उसकी। ओके, चलिए तो मैं आपको बताऊं, देखिए वही है, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है। ये इसमें कंप्लेंट केस फाइल करना पड़ता है। अगर हु इज़ द एग्रीड पार्टी इन दिस केस, इन द बाइगेमी केस में एग्रीड पार्टी इज द फर्स्ट वाइफ। इफ शी हैज़ नो प्रॉब्लम देन फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धर्मेंद्र, परम प्रिय धर्मेंद्र जो हैं आपके, उनका अगर पासपोर्ट का नाम देखेंगे तो धर्मेंद्र नहीं मिलेगा आपको। हेमा मालिनी से उन्होंने दूसरा विवाह किया है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक सरदार जी थे, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने भी दूसरी शादी की हुई है, दो शादियां हैं, दो जीवित पत्नियों का निर्वाह वो कर रहे थे सरकारी पद पे रहते हुए भी, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल, ये सब कुछ खेल है अंडरस्टैंडिंग का, हाउ डू यू टेक द लाइफ, ठीक है। आप इसे बर्बाद करते हो, सही करते हो, कैसा करते हो, ये सबका अपना पर्सनल है। इस टॉपिक में हम लोग ना ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो मज़े से रह रहा है, दोनों से पिटता है, नो बडी नोज। चलिए, तो यहाँ तक आया हमारा सरला मुदगल और लिली थॉमस, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा आपके पास, हाउ दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट, यू कैन गेट एन ए प्रॉब्लम ओवर दैट। वो प्रॉब्लम दे सकते हैं, ए हैज़ ऑलरेडी मैरिड to B, then he subsequently converts to Muslim religion and then he solemnizes second marriage. What is the legal status of the second marriage, whether he can be punished for the bigamy? So in that case you will have to answer the question with the help of clause 1 of the section 5 along with these two case laws. तो यहाँ पर आपको केस लॉस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ज़रूरी था यहाँ पर ये। आई होप कि कर लेंगे आप लोग। कोई किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन बचता है तो बताइए मुझे। अच्छा, रिलीजन इज़ नॉट ए कॉमेडी लाइन, सर थोड़ा एक बार और समझा दीजिए। ओके, ये रिक्वेस्ट आई है, रिलीजन इज़ नॉट ए कॉमोडिटी टू बी एक्सप्लॉइटेड, इट इज़ ए मैटर ऑफ फेथ। ये ऐसे समझिए। कई बार क्या होता है कि हमें पढ़ाते पढ़ाते या जजेस को भी डिस्कशन करते हुए या जजमेंट राइटिंग करते हुए थोड़ा सा एक फ्लो आ जाता है और उस फ्लो में कुछ लाइनें बढ़िया से बढ़िया निकल जाती हैं। और जब हम जजमेंट राइट कर रहे होते हैं एज ए जुडिशियल ऑफिसर, तो वहाँ पर कुछ एक आर्टिस्टिक कुछ ऐसा करने का भी कई बार मन करता है। तो इस इशू को डिस्कस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लाइनें यूज़ की, रिलीजन इज़ नॉट ए कॉमोडिटी टू बी एक्सप्लॉइटेड, इट्स ए मैटर ऑफ फेथ। कि जो धर्म है, धर्म कोई वस्तु नहीं है जो आपने तुरंत बदल ली। कोई शर्ट नहीं है, यू चेंज द शर्ट, कोई जैकेट शर्ट चेंज कर ली, पैंट चेंज कर ली, इस तरह की चीज़ नहीं है। इट्स ए मैटर ऑफ फेथ, विश्वास का है मामला है ये। और आप जो विश्वास चेंज कर रहे हैं, यू आर चेंजिंग योर फेथ। क्यों कर रहे हैं आप?
क्यों कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द मैरिंग समवन। ये देखिए इस लाइन को पढ़िए, यू आर कन्वर्टिंग जस्ट फॉर वर्ल्डली गेन और बेनिफिट, समझे? यू आर नॉट अडॉप्टिंग द सेकेंड रिलीजन फॉर एनी फेथ इशू, यू दिस इज जस्ट फॉर वर्ल्डली गेन और बेनिफिट। आप दुनियादारी के लाभ उठाना चाहते हो, इसीलिए आप धर्म, डोंट डू दैट। ये धर्म के साथ धोखा है। ये उन्होंने इस तरीके से समझाया, एंड नो वन कैन बी अलाउड टू टेक द बेनिफिट ऑफ सच काइंड ऑफ कन्वर्जेंस। क्यों? ये आपका मैटर नहीं रह गया है। उस पहली पत्नी का क्या होगा? दैट इज द इशू। So you will have to solve your issues with the first wife. If you want to go for the second marriage, take the divorce, convince her. That is the point. ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। हम लोगों ने कन्वर्जन वाला इशू करा, मेंटेनेंस का देख लिया हम लोगों ने, इनहेरिटेंस का देख लिया हम लोगों ने, एंड नेक्स्ट और देखते हैं कुछ। हाँ जी, अब नेक्स्ट इशू पर आ जाइए। व्हाट इज दिस? अब ये नेक्स्ट इशू है। तो जो हमारे हीरो हैं सौरभ बोस, है ना? सौरभ बोस की एक पत्नी है, ठीक है, और ये पत्नी व्रता पति हैं, एक ही विवाह, एक ही पत्नी में विश्वास रखने वाले रिलीजियस व्यक्ति हैं, लेकिन इनका लाइफ पार्टनर ऐसा नहीं है। तो सौरभ बोस W1। अब यहाँ पर बन गई फिल्म पति पत्नी और वो, और वाइफ को समझ में आ गया दूसरा लड़का। क्या हर समय पढ़ता रहता है लो, ना पिक्चर ना कुछ थ्रिल लाइफ में, है ऐसे। अब सौरभ बोस घबराए कि व्हाट इज द रेमेडी। इनको बताया गया कि यू कैन गो फॉर बाइगेमी, ऐसा कर लेना वैसे कर लेना। अरे भाई वो तो तब करूँगा ना मैं जब दूसरी शादी। अब जब दूसरी शादी कर ही लेगी तो फिर क्या रोना पिटना रह जाएगा। व्हाट इज द रेमेडी फॉर मी एट राइट नाउ बिफोर द सेकेंड मैरिज। तो उसके पिताजी को समझाओ, उसके रिश्तेदारों को समझाओ, वो मनाएंगे उसको। कह रहे सब कर लिया, पता नहीं कौन सा तांत्रिक विद्या हो गई इस पत्नी पर, ये सुनने को तैयार नहीं है। कह रही नहीं, उसी से शादी करेगी। तो माई ओनली क्वेश्चन टू यू मिस्टर एडवोकेट इज दिस, वेदर कोर्ट कैन ग्रांट मी एनी रेमेडी इन दिस केस और नॉट। वेदर कोर्ट कैन प्रिवेंट द वाइफ फ्रॉम सोलमनाइजिंग द सेकेंड मैरिज। इन अदर वर्ड्स, इन लीगल वर्ड्स, कि क्या ऐसे केस में इंजंक्शन इशू किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज व्हाट, वेदर एनी पार्टी टू द मैरिज कैन रेस्ट्रेन द अदर पार्टी फ्रॉम री मैरिज बाय एप्रोप्रिएट ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। समझे? तो क्या इंजंक्शन का ऑर्डर इशू करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं? इस संदर्भ में आपके लिए केस लॉ है उमा शंकर वर्सेस राजदेवी 1967, पटना हाई कोर्ट का है। और पटना हाई कोर्ट ने कहा यस यू कैन डू मिस्टर बॉस, वी अंडरस्टैंड, लेकिन भाई बड़े बहादुर इंसान हो, रोकते नहीं है लोग, कहते हैं पत्नी तू जा, और तुम कोर्ट तक आ गए। तुम्हारा जैसा नहीं देखा भाई। रिटर्न द आंसर टू द क्वेश्चन इन अफर्मेटिव। दिस इज व्हाट दिस मीन्स, court laid down that despite want of appropriate provision to the effect in the Hindu Marriage Act, any party to the marriage could be restrained remarrying under the appropriate, yes, कि भले there is no provision in the Hindu Marriage Act, हिंदू मैरिज एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है which entitles you to go for seeking such kind of preventive remedy। ऐसी प्रिवेंटिव रेमेडी के लिए कोई प्रोविजन है ही नहीं। बट यस, ए पार्टी कैन अप्रोच द कोर्ट टू सीक सच काइंड ऑफ प्रिवेंटिव रेमेडी। इट मीन्स द अदर पार्टी, इट मीन्स द वाइफ कैन बी, और अल्टा भी कर सकते हैं, हस्बैंड कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रीमैरिज। इंजंक्शन ऑर्डर लिया जा सकता है। तो बजाय रोने के, झीकने के, लड़ने के, सीधा कोर्ट जाओ और कोर्ट में इंजंक्शन के लिए प्रेयर करो कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, रोको उसको। ठीक है, तो मामला सामने आएगा। ठीक, चलिए। नाउ दिस इज शंकरप्पा विसप्पा
High Court has clearly laid down that a wife can be granted an injunction to restrain her husband from remarrying. पुनर्विवाह करने से पति को रोका जा सकता है, इस कोर्ट ने इस केस में वही बात कही. एन इंजंक्शन, तो यहाँ बात समझ में आ गई. सेकंड है, तो कई बार क्या होता है, देखो इसमें आपको थोड़ा ट्रिक सिखाओ मेंस में कैसे करते हैं हम लोग, है ना. उमा शंकर वर्सेस, अगर हमने इसी पे लिखना हो, वेदर द एरिंग पार्टी कैन बी प्रिवेंटेड और नॉट, क्या पार्टी को रोका जा सकता है, नहीं रोका जा सकता. यस, इन द केस ऑफ उमा शंकर इट वाज हेल्ड दैट यस सच काइंड ऑफ ऑर्डर इज पॉसिबल, फुल स्टॉप. सिमिलरली वाज हेल्ड इन दिस केस. तो जब हम शॉर्ट करके लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे सेम पैराग्राफ दोबारा लिखेंगे आप. अगर सेम पॉइंट पर 2-3 केस लॉज हैं तो आप कोमा कोमा करके भी लिख सकते हैं उसको. ये आपकी आर्ट ऑफ राइटिंग भी डिपेंड करता है. एंड दिस इज व्हाट राम प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अगेन इलाहाबाद हाई कोर्ट. तो 3 हाई कोर्ट के अलग अलग आ गए आपके पास. द कोर्ट हेल्ड दैट द पार्टीज टू द मैरिज रिटेन देयर राइट to seek preventive remedy in case there be apprehension about remarriage of his or her spouse. तो same thing was held in this case of राम प्रसाद. पहले केस का नाम है उमा शंकर, पहला केस है. दूसरा केस है शंकरप्पा, ये आपको जो नोट्स अटैच किए गए उसमें भी है. और तीसरा केस है राम प्रसाद. एक नेक्स्ट लीगल पॉइंट है आपका, उसको नोट कर लीजिए आप, कि द प्रोहिबिशन ऑफ बाइगेमस मैरिज does not violate Article 25 of the Constitution of India. The prohibition of bigamous marriage, है ना, does not violate Article 25 of the Constitution of India. ये प्लीम से कहीं से पूछ सकते हैं कि क्या इससे वॉयलेशन होता है, नहीं, है ना. ये और देख लीजिए प्लीज. In case of violation of clause 105, even if a third person, in addition to the parties to the such a marriage, even a third person can challenge the validity thereof and he can get a declaration of nullity in respect of such a marriage. कब? If he becomes aggrieved thereby in any way. Come on, ये है समझने की बात. इसको समझिए क्या है कि now what is this, कि aggrieved पार्टी में क्या है कि हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के विरुद्ध जा सकते हैं कोर्ट में. ठीक है, कि भाई ये जो दूसरी शादी है इनएलिटी है ना, इसको डिक्लेयर किया जाए. क्या कोई तीसरा व्यक्ति जो हस्बैंड और वाइफ नहीं है, क्या वो भी कोर्ट जा सकता है? ये द आंसर इज यस. इवन ए थर्ड पर्सन कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर गेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ नलिटी इफ ही बिकम्स एग्रीव्ड देयर बाय इन एनी वे. अगर किसी भी प्रकार से वो पीड़ित हो जाता है उस मैरिज से. जो सेकंड मैरिज है, एनएलटी तो उसी की होगी ना, जो सेकंड मैरिज है जो कि वॉइड एबिनिशियो मानी जाएगी, उसको डिक्लेयर कराने के लिए क्या कोई तीसरा व्यक्ति जा सकता है कि साहब इनकी शादी को नलीफाई कीजिए? तो यस. अब थर्ड व्यक्ति कौन होगा? पड़ोसी तो होगा नहीं, जाहिर बात है ना. एग्रीव्ड इन एनी वे का ये जनरल क्लॉज हो गई, पड़ोसी भी हो सकता है मेरे ख्याल से तो. लेकिन जैसे क्या हुआ कि उसके जो पेरेंट्स हैं, जो पहली वाइफ के पेरेंट्स हैं, वाइफ नहीं जा रही है ना, तो उसके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उससे लिंक्ड हैं, तो वो भी एग्रीव्ड होंगे. जो पहली वाइफ के बच्चे हुए है ना, वो भी एग्रीव्ड हैं कि ये जो इस तरीके से जो चल रहा है घर में, जो सेकंड वाइफ आ गई है, बच्चे भी होंगे, और फिर प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा होगा आने वाले टाइम में, उससे बचने का एक तरीका यही है कि हम लोग कोर्ट में जाएं पहले से, कल को राइट उस तरीके से हो, तो वो भी एग्रीव्ड हो सकते हैं. इस तरीके से हो सकते हैं. या ये भी हो सकते हैं कि पति पत्नी वो का जो वो होगा, समझ रहे हो आप बात, ये हुए पति, ये हुई पत्नी, और ये हुए वो, लेकिन इनका भी एक वो था P2, तो P2 भी एग्रीड हुआ यहाँ पर कि मुझे छोड़ करके वहाँ चली गई. अच्छा, मैंने इतना सब कुछ ये फ्लैट दिया, ये सब किया, वो सब किया, तो पहले मैं आऊँगा यहाँ पर. तो अगर कोर्ट कन्विंस हो जाती है कि मैं एग्रीव्ड हूँ, ये एग्रीव्ड है, तो उसकी भी एंटरटेन कर सकते कि हाँ भाई क्या है बताओ उसमें. तो वॉट एवर ही मैं जनरली वे समझाया, टेक्निकली क्या है, लॉ लीगल लैंग्वेज में क्या समझेंगे हम लोग कि इट इज द राइट टू अप्रोच द कोर्ट. राइट टू अप्रोच द कोर्ट इज नॉट कन्फाइंड टू द पार्टीज ऑफ द मैरिज. कोर्ट को, न्यायालय के सामने अपनी
प्लेंट एप्लीकेशन रखने का जो अधिकार है केवल पार्टीज को ही नहीं है, कोई अन्य पीड़ित पक्ष भी हो सकता है और उसको इस प्रकार का रिलीफ भी मिल सकता है। शर्त ये है, जो लास्ट की लाइन है इसको पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इफ ही बिकम्स एग्रीव्ड देयर बाई इन एनी वे, ठीक, लाइक, तो बिकम्स एग्रीव्ड देयर बाई इन एनी वे, तो पेरेंट्स हो सकते हैं, इन एनी वे पेरेंट्स। एग्रीव्ड की डेफिनेशन वाइडर है काफ़ी, कोई भी हो सकता है इसमें। ही विल हैव टू प्रूव हिम दैट कि आई एम द एग्रीव्ड, तो एग्रीव्ड शो करते ही उसको लोकस मिल जाएगा, उसको प्रेजेंट करने का। लोकस मीन्स राइट टू प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। आ जाइए सुरजीत सिंह पर, आ जाइए, लिख लीजिए फटाफट। सुरजीत सिंह मोहिंदर सिंह में क्या बात कही गई है? सुरजीत सिंह वर्सेस मोहिंदर पाल सिंह, सेम पॉइंट पर, ऑल्सो रूल टू द सेम इफेक्ट। सो ये हुआ आपका भाई साहब इंजंक्शन के मैटर पर, तो ये इशू भी डील हो गया, इसमें इंजंक्शन वाला मैटर इशू हो गया। तो इज देयर एनी प्रॉब्लम? हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट इशू हो गया। तो वी हैव डेल्ट द इंजंक्शन इशू, वी हैव डेल्ट द कन्वर्जन इशू, इनहेरिटेंस, 125 मेंटेनेंस डिस्कस किया हम लोगों ने। नाउ आई सी द अदर पॉइंट्स इन दिस केस, होप यू आर गेटिंग दिस। सेक्शन 7 पे, तो जो हम सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं उसको हम नेक्स्ट स्टेप समझने के लिए हमें सेक्शन 7 को समझना चाहिए। क्या है देखिए, सेक्शन 7 क्या कहता है? सेरेमनीज फॉर ए हिंदू मैरिज। यहाँ को समझिए, ए हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी देयर टू। इसको समझिए बस, कि यहाँ पर जो है कि को हिंदू मैरिज जो है किसी भी पार्टी, किसी एक पार्टी के कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज को फॉलो करके की जा सकती है। ए हिंदू मैरिज कैन बी सोलमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स ऑफ एनी वन ऑफ दोज। पति या पत्नी में से किसी एक के भी कस्टम्स को फॉलो करके आप विवाह कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। लेकिन इसका उल्टा क्या हुआ? अगर वो कस्टम्स फॉलो नहीं किए, देन व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस? डॉक्टर मुखर्जी के केस पे चलते हैं, इसीलिए प्लीज सी द बोर्ड। डॉक्टर D.N. Mukherjee versus state. In this case, what happened? Please see the facts. Dr. Mukherjee was prosecuted for bigamy. Whilst his first wife was alive, he developed courtship with another woman and performed a false marriage with her. देखो, ये हैं डॉक्टर मुखर्जी। क्या क्या इन्होंने जीवित पत्नी के रहते हुए अन्य महिला के साथ इन्होंने प्रेम किया और उसके साथ फिर एक विवाह रचाया। लेकिन क्या हुआ? दिस वॉज ए फॉल्स मैरिज। सही है, चलिए। हिज सेकेंड मैरिज एलिज टू हैव अकम्प्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ 3 रिलीजियस सेरेमनीज। आप लेवल देखिए, जो प्रभु ने 3 प्रकार से विवाह रचाया, 3 प्रकार से। पढ़िए, बोर्ड पढ़ाता हूं पहले आपको ताकि आप लोग ढंग से पढ़ पाए। हिज सेकेंड मैरिज was accomplished with the help of 3 religious ceremony, 3 प्रकार की धार्मिक समारोह के द्वारा। सर 3 डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से 3 बार शादी की भाई साहब ने। फर्स्ट टाइम क्या था? ऑन द फर्स्ट वन, मैरिज इन द फुल नून नाइट, पूर्ण चंद्रमा की उसमें, मेकिंग मून एज ए विटनेस टू इट, सो कॉल्ड चंद्र अनुष्ठान। तो ये हुआ समर्थ भैया, समझ रहे हो ना तुम? समझ रहे हो समर्थ? ये हुआ पहला विवाह, चंद्रमा की विटनेस से। चांद तू गवाह है हमारी शादी का, ठीक है? बस आज से तुम मेरी पत्नी, मैं तुम्हारा पति। और देखो, चंद्र भगवान के सामने को साक्षी मान के मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर रहा हूँ। और इसे देखो कहते हैं चंद्र अनुष्ठान। पत्नी बेचारी भोली भाली, ठीक है, अब तो विवाह हो गया। तो ये हुई उनकी पहली फर्स्ट रिलीजियस सेरेमनी के साथ चंद्रमा के सामने हुआ। पत्नी ने कहा हुआ ठीक है, हो तो गया, लेकिन अब शादी पक्की नहीं हो रही, कुछ लग नहीं रहा। कह रहे अच्छा सेकंड तरीके से लो, ये लो ये सेकंड वन, बीइंग इन द टेम्पल ऑफ गॉडेस काली, काली माता के मंदिर में ले गया।
वेयर द गार्लैंड्स वर एक्सचेंज, मालाएं एक्सचेंज हो गई इन फ्रंट ऑफ द डैटी, समझे। एंड तिलक वॉज पुट ऑन द फोरहेड फॉर ऑफ द कंप्लेंट श्रीमती हरवंश कौर बाय डॉक्टर D.N. मुखर्जी, एंड बोथ ऑफ देम वॉक्ड 7 steps अराउंड द डाइटी टू सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैलिड मैरिज। तो जी हरवंश कौर जो उनकी दूसरी पत्नी है, कह रही जी मन नहीं मान रहा, एक बार कह रहे अच्छा तो काली माता के मंदिर लेके जाऊंगा तुम्हें। अब काली माता के मंदिर में चले गए, क्या किया वहाँ पर, अब वहाँ पर कर देखो, लो तुम मेरे गले में डाल दो मालाएं, मैं तुम्हारे गले में डाल देता हूँ, अब हम हो गए पति पत्नी। तो जो मूर्ति है उसके सामने हम लोगों ने लो अब चक्कर 7 फेरे भी लगा लिए और ये रहा तिलक। अब तो खुश हो, अब तो पत्नी हो गई, कह रहे हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो ये हो देखो चंद्र भगवान को साक्षी मान लिया, एक तरफ चंद्रमा दूसरी तरफ काली माता, और सब काम हो गया। फिर पहुंची मैडम घर पर, अब है ना, कहीं ना फिर भी कुछ डाउट है, पक्की शादी नहीं लग रही मैं हूँ सिख, तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए। कह रहे चलो ऐसा कर लेते हैं फिर, देखो मेरा सच्चा प्रेम है। 3rd मैरिज सेरेमनी, सेम परफॉर्मेंस वॉज मेड बिफोर गुरु ग्रंथ साहिब इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द मैरिज। तो देखो ये गुरु ग्रंथ साहिब हैं, इनके हमने माला फिरा देते हैं, तुम मेरे डालो मैं तुम्हारे में डालूं, तिलक लग गया, गोल 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 घूम लिए, अब तो पक्का है। भाग्यवान चंद्र देवता, काली देवी और गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हाँ अब बढ़िया हो गया, सही है। नो अगेन दिस मैरिज इज डिस्प्यूटेड, मैटर केम बिफोर द कोर्ट। तो डॉक्टर D.N. मुखर्जी कितने बड़े खिलाड़ी रहे होंगे, देखो। None of the above 3 ceremonies or rite were recognized by the community of either party of the marriage or given any religious sanction. इन तीनों में से मुझे हंसी आ रही है, 3 बार शादी रचाकर इनने, मतलब क्या कहेंगे तो कपट कहेंगे या कुछ और शब्द कहना चाहिए, प्रकांड किया, कांड किया, 3 बार शादियां की, लेकिन 3 में से कोई सा भी एक ऐसा तरीका नहीं था जो रिलीजियसली रिकॉग्नाइज्ड हो, ना मुखर्जी का ना मैडम कौर की साइड से। तो अल्टीमेटली डिस्पाइट 3 राउंड्स ऑफ सेरेमनीज, आई शुड से लाइक दैट, दिस मैरिज वाज नॉट एज पर द रिलीजियस राइट्स। ठीक है, अब पहली पत्नी क्या कहेगी, हल्ला मचाएगी, है कि नहीं है। तो अब क्या होगा देखो, आगे पढ़िए। Consequently, could not be said that they had performed their marriage in accordance with the law, and hence the second marriage with Harvansh court did not constitute the offence of bigamy and no punishment for 495। अब देखो क्या हुआ, सेकंड पत्नी जो हरवंश कौर, वो तो सुख शांति से रहेंगी कि काम पक्का किया है। पहली वाली तो एक ही बार हुई थी, मेरी तो 3 बार हुई है, तो वो खुश है। अब मुखर्जी को पता है कि बाईगैमी कहाँ से आएगा निकल करके, बाईगैमी का जो बंदूक है, जो तोप है, वो कहाँ से चलेगी। तो जब वो तोप चली 495 के लिए, 494 के लिए, व्हाटएवर, है ना, मैरिज कहाँ हुई। एक्चुअली तो मैरिज हुई ही नहीं, जब दूसरी मैरिज एज पर लॉ हुई ही नहीं तो काहे की बाईगैमी। क्या समझे, तो पहली भी खुश, दूसरी भी खुश, और लॉ भी बाहर आ गया, आ गया। क्या समझे आप लोग, गलत मत समझ लेना इन सब चीज़ों से। तो इन दिस वे, इन दिस केस, ए हिंदू मेल कुड मैनेज टू कीप ए वुमेन इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ, फॉर विच नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम अंडर द एक्ट। सही है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द रिलीजियस राइट्स एंड सेरेमनीज अंडर द एक्ट, और नॉन परफॉर्मिंग दैम इन अकॉर्डेंस विद दी, ये होगा। सो अब फ्रॉड होगा, क्या होगा देखो, वो अब नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, उसमें नहीं जाते हैं हम,
लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ अटेंशन कह सकता हूँ, जो मैं फोकस है वो किस पॉइंट पर है, इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन 7. Performance of religious ceremonies is also important aspect of the valid Hindu marriage. You will have to prove it that yes, this marriage was performed at least in accordance with the ceremonies, religious ceremonies of at least one of them. Please let me know अगर आपको बात समझ में आई या नहीं आई, डॉक्टर मुखर्जी. तो ये पॉइंट आ गया, ठीक. इसमें कोई एक दो केस लॉज हो रहे हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग. वरदराजन का केस है, वरदराजन वर्सेस स्टेट. A party to the bigamous marriage could be punished only upon proof of the prior marriage having been solemnized according to the religious ceremonies and customs. The subsequent marriage would require proof of the essential religious rites or ceremonies. Mere admission would not render it a complete marriage. अब इसको समझ लीजिए क्या मतलब है, ये समझिए इस बात को. देखिए, तो पहली मैरिज, ये भी हो सकता है कि पहली मैरिज वैसे ना हुई हो. जो फर्स्ट मैरिज थी, मान लो डॉक्टर मुखर्जी की फर्स्ट मैरिज वैसे हुई होती तीनों तरीके से, तब भी मैरिज नहीं होती. तो इन द आई ऑफ हिज सेकंड मैरिज जो हुई वो अपने आप में वैलिड मैरिज होती, फिर वो है कि नहीं है. तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड द प्रूफ ऑफ द मैरिज के लिए. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड इट शुड बी फुलफिल्ड. मियर एडमिशन वुड नॉट रेंडर इट ए कंप्लीट मैरिज. केवल एक्सेप्ट करने से, एडमिशन करने से कि हाँ जी शादी हुई थी, ये इसका प्रूफ नहीं हो जाता. यू विल हैव टू गिव द प्रूफ. इसका मतलब क्या है, एक केस है शांति देवी वर्मा वर्सेस कंचन प्रसाद. इसमें ये था, ये देखिए. इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट बाय द फैक्ट दैट पार्टीज वर लिविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ. चलिए मैं समझाता हूं क्या विषय है. Parties were living like husband and wife, and the oral evidence to that effect, it cannot be proved that they were validly married and religious ceremonies were duly performed. अगर ये प्रूव होना हो कि ये प्रूफ आए सामने, ये एविडेंस आए सामने, क्या एविडेंस आए कि साहब ये तो पति पत्नी की तरह ही रह रहे हैं, they were living as husband and wife, और उसी के लिए एक ओरल एविडेंस भी सामने आ जाए, कुछ गवाह भी आ जाए, हाँ साहब पति पत्नी तरह भी आते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं. वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स. दैट कैन नॉट बी ए प्रूफ ऑफ दैट कि रिलीजियस सेरेमनीज वर परफॉर्म्ड, ड्यूली परफॉर्म्ड. ये इस बात का सबूत नहीं हो सकता. ये बात कही गई थी आपको शांति देवी वर्मा ने. तो आई बिलीव कि मैंने आपको बहुत जितने पॉइंट समझाने चाहिए थे वो सब समझा दिए अच्छे तरीके से. नथिंग मोर देन दैट. आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है. अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग. बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी. ना विधि जोशल अकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है. आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा. जस्ट कीप लर्निंग. एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए. हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है. ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.